हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम न्यूक्लियस की बात करेंगे। न्यूक्लियस में हमें पता है कि प्रोटॉन्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स होते हैं और प्रोटॉन्स के ऊपर तो पॉजिटिव चार्ज होता है, तो ये प्रोटॉन्स हैं आपस में रिपेल करते हैं। लेकिन उसके बाद भी न्यूक्लियस टूटता क्यों नहीं है? क्योंकि प्रोटॉन्स के बीच में जो इलेक्ट्रिकल रिपल्सिव फोर्स लग रही है, न्यूक्लियस के अंदर एक और उससे भी ज़्यादा ताकतवर फोर्स होती है जिसको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। वो जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है वो प्रोटॉन्स को रिपल्शन के बावजूद भी पकड़कर रखती है। न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं वो तो एक दूसरे से दूर भागना चाहते हैं, वो एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बट डिस्पाइट ऑफ ऑल द रिपल्शन बिटवीन द प्रोटॉन्स, जो न्यूक्लियर फोर्स है वो इलेक्ट्रिकल कूलम्बिक रिपल्शन फोर्स से ज़्यादा स्ट्रॉन्गर है और इस वजह से वो रिपल्सिव फोर्स को ओवरकम करके प्रोटॉनों को एक साथ बांधे रखती है, जिस वजह से हमारे न्यूक्लियस जो है नेचर में वो स्टेबल होते हैं। अब जैसे आयरन है, आयरन के केस में 26 प्रोटॉन्स हैं, वो एक बहुत छोटी सी वॉल्यूम में है। यूरेनियम के अगर हम केस में देखें तो 92 प्रोटॉन्स हैं। तो इतने सारे पॉजिटिव चार्जेस एक बहुत ही छोटी वॉल्यूम में कैद हैं और वो एक साथ जुड़े हुए हैं। इट मीन्स कि जो न्यूक्लियर फोर्स है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, वो एक्चुअल में बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स है और वो इतनी ताकतवर है कि वो कूलम रिपल्शन फोर्स को ओवरकम कर सकती है। जब हम न्यूक्लियर फोर्सेस को स्टडी करते हैं तो न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स हैं, तो हम उनको प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स ना बोल के न्यूक्लियॉन बोलते हैं। तो जब भी मैं न्यूक्लियॉन वर्ड यूज करूँगा पूरी वीडियो में, इट मीन्स कि प्रोटॉन्स या न्यूट्रॉन्स दोनों में से किसी की भी बात होगी। तो ये जो दो न्यूक्लियॉन के बीच में लगने वाली फोर्स है जिसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोल रहे हैं, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही शॉर्ट रेंज फोर्स। शॉर्ट रेंज फोर्स मतलब कितनी शॉर्ट रेंज? तो एक यूनिट होती है लेंथ की जिसको हम बोलते हैं फेम्टोमीटर। ओके, फेम्टोमीटर, दिस इज द यूनिट ऑफ लेंथ। ओके, तो 1 फेम्टोमीटर इज इक्विवेलेंट टू 10 टू द पावर -15 मीटर। तो बहुत ही छोटी लेंथ है। अब ये जो न्यूक्लियर फोर्सेस हैं, जब दो न्यूक्लियॉन के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1.5 1.8 फेम्टोमीटर के आसपास तक रहता है, उतनी छोटी सी रेंज में दो न्यूक्लियॉन के ऊपर न्यूक्लियर फोर्स लगती है। अगर उनके बीच का डिस्टेंस है 2-2.5 फेम्टोमीटर तक पहुंच जाए तो ये जो न्यूक्लियर फोर्स है वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है। फाइन, तो अगर हम देखें ये न्यूक्लियर फोर्सेस का पोटेंशियल एनर्जी कर्व, तो ये किस तरह दिखाई देता है? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। फाइन, तो basically this is the potential energy U in mega electron volt, and here is the separation or the distance between the two nucleons. तो the potential energy curve जो है इसका वो कुछ ऐसा दिखाई देता है दो न्यूक्लियंस के बीच में। अब यहाँ पर ये जो है R is the separation between the nucleons, तो R is the separation between the nucleons। ओके, तो ये जो है ये डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम मान के चलते हैं दिस डिस्टेंस इज R0। अब एक जो न्यूक्लियन है, इसको अगर मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूं तो हम मान के चल रहे हैं दिस इज R इज इक्वल टू 0। तो जो एक न्यूक्लियन है वो यहां पर है, दिस इज द न्यूक्लियन नंबर 1, और एक न्यूक्लियन जो है वो कहीं यहां पर है। तो ये जो दो न्यूक्लियन, अब इनके बीच में जो लगने वाली न्यूक्लियर फोर्स है उसको हम एक स्प्रिंग फोर्स की तरह देख सकते हैं। स्प्रिंग फोर्स का कैरेक्टरिस्टिक हमें पता है। अगर हम स्प्रिंग और उससे मान लीजिए दो बॉल्स अटैच हैं, तो स्प्रिंग जो है वो एक इक्विलिब्रियम लेंथ में रहना पसंद करती है। ना तो कंप्रेस होके स्प्रिंग है वो खुश है, ना ही एक्सटेंड होके स्प्रिंग है वो खुश है। न्यूक्लियर फोर्सेस को अगर हम समझना चाहते हैं तो इसको मेरे को स्प्रिंग फोर्स से कंपैरिजन करना पड़ेगा। जैसे कि अगर मान के चलिए दो बॉल्स हैं, ये एक बॉल है और एक ये दूसरी बॉल है, और इनके बीच में मान लीजिए एक स्प्रिंग है। तो स्प्रिंग जो है वो बेसिकली अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ में रहना पसंद करेगी। अगर हम स्प्रिंग को खींचते हैं और स्प्रिंग की लेंथ को बढ़ाने की कोशिश करते हैं तो अंदर की तरफ फोर्स लगेगी जो कि उसको वापस इक्विलिब्रियम लेंथ में लाने की कोशिश करेगी। अगर हम इसको इन मासेस को बाहर की तरफ खींचते हैं
तो ऐसे में क्या होगा, ये जो दोनों मासेस हैं जो बाहर की तरफ हम इनको खींच रहे हैं, तो इनके बीच में जो स्प्रिंग कनेक्टेड है वो स्प्रिंग इन दोनों मासेस को अंदर की तरफ खींचेगी। तो हम कह सकते हैं मासेस के बीच में एक तरीके से अट्रैक्टिव फोर्स डेवलप हो रही है। लेकिन एट द सेम टाइम, इस केस एट द सेम टाइम अगर हम देखें कि ये जो मास है, ये मास और ये मास और इनके बीच में जो स्प्रिंग है, अब इसको अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस कर दें, यहाँ पर जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हो गई है, तो ऐसे केस में क्या होगा कि जो स्प्रिंग फोर्स है वो इन मासेस को बाहर की तरफ धक्का देगी, यहाँ पर और यहाँ पर धक्का देगी, और ऐसे केस में क्या होगा, ये जो मासेस होंगे वो रिपल्सिव फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे। तो इस केस में जब हम इन मासेस को बाहर की तरफ खींच रहे हैं तो अंदर की जो स्प्रिंग है वो इनको अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, एक दूसरे की तरफ खींचने की कोशिश कर रही है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर फोर्स कैसी हो रही है, अट्रैक्टिव। और अगर हम इन दोनों मासेस को अंदर की तरफ भेज रहे हैं तो ये फोर्स जो लग रही है स्प्रिंग की, ये इनको बाहर की तरफ भेज रही है, तो हम कह सकते हैं इस केस में एक तरीके से रिपल्सिव जैसी, रिपल्शन जैसी फोर्स है वो जनरेट हो रही है। अब अगर हमें ये बिहेवियर समझ में आता है बॉल स्प्रिंग मॉडल का, तो एग्जैक्टली सिमिलर काइंड का बिहेवियर होता है, बिल्कुल सिमिलर बिहेवियर होता है यहाँ पर न्यूक्लियॉन्स के केस में। अगर दो न्यूक्लियॉन्स जो हैं, कोई भी दो न्यूक्लियॉन्स हैं, वो एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे रहना पसंद करते हैं, विच इज r0। और यहाँ पर इक्विलिब्रियम सेपरेशन का मतलब है कि इस डिस्टेंस पे जो दोनों के बीच में लगने वाला नेट न्यूक्लियर फोर्स होगा वो कितना होगा, 0। लेट्स सी हाउ। r0 पे अगर मैं देखूं कि पोटेंशियल एनर्जी कर्व से जो टेंजेंट बन रही है, यहाँ पर जो टेंजेंट लाइन बनेगी पोटेंशियल एनर्जी कर्व से, तो वो जो होगी वो एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। और एलिमेंट्री मैकेनिक्स क्लासेस से हमें पता है कि जो फोर्स होती है F, दैट इज माइनस ऑफ du बाय dr। तो बेसिकली इस पूरे पोटेंशियल एनर्जी कर्व पे जो टेंजेंट की स्लोप है du बाय dr विद नेगेटिव साइन, वो मुझे बताएगी फोर्स कितना है। तो अगर मैं r0 डिस्टेंस पे देखूं du बाय dr एट डिस्टेंस r इज इक्वल टू r0, तो ये 0 है, इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स 0 होगी। तो अगर ये न्यूक्लियॉन यहां ना होके, मान लीजिए इस डिस्टेंस पे है, मैं यहां से हटा देता हूं न्यूक्लियॉन को, अब ये न्यूक्लियॉन यहां पर नहीं है बल्कि न्यूक्लियॉन इस सेपरेशन पे, तो ये जो न्यूक्लियॉन है और ये जो न्यूक्लियॉन है इसके बीच में कोई फोर्स नहीं लगने वाली, ये एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे रहेंगे जिसमें कि दोनों के दोनों स्टेबल होंगे और नेट फोर्स जो होगी वो 0 होगी। तो हम इमेजिन कर सकते हैं कि इसके बीच की जो स्प्रिंग है अभी वो क्या है, वो अपनी रिलैक्स्ड है। फाइन। अब अगर हम आगे चलें, लेट्स से मैंने इन दोनों न्यूक्लियॉन के बीच की सेपरेशन जो है वो r0 से मान लीजिए बढ़ा दी, ठीक है। ये न्यूक्लियॉन है वो यहीं पर ही है, मैंने क्या किया, इस स्प्रिंग को, इस न्यूक्लियॉन को शिफ्ट किया और अब ये न्यूक्लियॉन जो है वो शिफ्ट होकर मान लीजिए इस सेपरेशन पे यहां पर आ गया। अब जब ये न्यूक्लियॉन यहां पर आएगा तो इसके बीच की जो स्प्रिंग होगी वो क्या होगा, खींच गई, स्ट्रेच हो गई। तो स्ट्रेच हो गई, तो अब स्प्रिंग स्ट्रेच हो गई, तो यहाँ पर क्या होगा, वो वापस अपनी इक्विलिब्रियम लेंथ में लौटने की कोशिश करेगी। तो यहाँ पर जो फोर्स होगी वो अंदर की तरफ लगेगी इस न्यूक्लियॉन पे, जो कि हम कह सकते हैं कि दोनों न्यूक्लियॉन के बीच में अट्रैक्शन है। फाइन। और इसको हम यहाँ पर भी देख सकते हैं, ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसको r1 मान लूं, तो इस पॉइंट पे अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी कर्व से टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ एक्यूट एंगल बना रही है। एक्यूट एंगल का मतलब क्या है, स्लोप जो है वो क्या है, पॉजिटिव। तो यहां पर क्या होगा, du बाय dr एट r इज इक्वल टू r1, ये है पॉजिटिव, यानी कि जो फोर्स होगी विच इज नेगेटिव ऑफ du बाय dr, तो फोर्स क्या हो जाएगी, नेगेटिव। और नेगेटिव फोर्स का मतलब होता है अट्रैक्शन। अब तीसरा केस और भी इंटरेस्टिंग है। मान लीजिए इन दो न्यूक्लियॉन्स की दूरी को, जो पहले r0 डिस्टेंस पे थी, अब इनके बीच का सेपरेशन r1 है। अब मैं क्या करता हूं, इन दोनों न्यूक्लियॉन्स को बीच का डिस्टेंस बढ़ाता नहीं बल्कि कम कर देता हूं, r0 से भी कम कर देते हैं। मतलब हम इक्विलिब्रियम डिस्टेंस से भी न्यूक्लियॉन्स को पास लाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो अब ये जो न्यूक्लियॉन है ये तो यहीं पर ही है, ये न्यूक्लियॉन यहीं पर ही है, लेकिन ये वाला जो न्यूक्लियॉन था अब वो थोड़ा सा शिफ्ट हो गया, इधर आ गया। तो ये जो है न्यूक्लियॉन अब वो कहीं यहां पर है,
इस सेपरेशन पे है, और अब जो इनके बीच की स्प्रिंग जो है वो कंप्रेशन है। तो स्प्रिंग जब मेरे को पता है कंप्रेशन होती है तो बाहर की तरफ वो मासेस को फोर्स लगाएगी, तो एक तरीके से इस केस में अब इन दोनों न्यूक्लियॉन्स के बीच में रिपल्शन फोर्स लगेगी, और ये वाला जो न्यूक्लियॉन है वो बाहर की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। यहां पर हम सेम चीज देख सकते हैं, मान के चलिए ये जो पॉइंट है ये है R2, इस पे ये जो है पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू है। तो इस पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूं, तो टेंजेंट ड्रॉ मैं अगर करूंगा तो वो टेंजेंट कुछ ऐसे आएगी। उस टेंजेंट को अगर मैं देखूं तो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है, यानी कि एट दिस पॉइंट r इज इक्वल टू R2, अगर मैं स्लोप निकालूंगा du/dr एट r इज इक्वल टू R2, तो ये जो स्लोप आएगी वो नेगेटिव आएगी, और जो फोर्स है वो नेगेटिव ऑफ du/dr है, तो फोर्स हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव फोर्स का मतलब है रिपल्शन। तो ये बहुत ही एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है न्यूक्लियर फोर्सेस का, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्सेस का, कि अगर दो न्यूक्लियॉन्स हैं वो एक दूसरे से एक इक्विलिब्रियम सेपरेशन पे रहना पसंद करते हैं, जिसपे कि कोई अट्रैक्शन नहीं है, कोई रिपल्शन नहीं है। अगर उस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से हम न्यूक्लियॉन्स को ज़्यादा पास लेकर आते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स है वो रिपल्सिव हो जाती है, और अगर उस इक्विलिब्रियम सेपरेशन से हम न्यूक्लियॉन्स को थोड़ा सा दूर ले जाने की कोशिश करते हैं तो जो न्यूक्लियर फोर्स होती है वो अट्रैक्टिव हो जाती है। तो कूलम्ब फोर्स अगर हम बात करें तो कूलम्ब फोर्स दो प्रोटॉन्स के बीच में हमेशा रिपल्सिव ही रही है। कूलम्ब फोर्स एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव ही रहेगी, या दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच में कूलम्ब फोर्स हमेशा अट्रैक्टिव ही रहती है। न्यूक्लियर फोर्स के साथ ऐसा नहीं है। दो प्रोटॉन्स के बीच में भी, या प्रोटॉन्स न्यूट्रॉन्स या न्यूट्रॉन्स न्यूट्रॉन्स के बीच में भी न्यूक्लियर फोर्स जो है वो अट्रैक्टिव भी हो सकती है, वो रिपल्सिव भी हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन कि उनके बीच का सेपरेशन जो है वो इक्विलिब्रियम सेपरेशन R0 है, या उससे बड़ा है, या उससे छोटा है। फाइन, और इसको हम स्प्रिंग बॉल मॉडल से बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को कनेक्ट करके समझ सकते हैं। थैंक यू।